हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू बैच। बच्चों, जैसा हमने कहा था कि आईआईटी जेईई और नीट 2024 में जो बच्चे भी अपीयर होने वाले हैं, जिनका टारगेट है नेक्स्ट ईयर आईआईटी और नीट एग्ज़ामिनेशन, उन सारे बच्चों के लिए फ़िज़िक्स का फुल सिलेबस कोर्स हम लोग आज से शुरू करेंगे। जैसा हमेशा कहा जाता है कि वेल बिगिन इज़ हाफ डन। किसी काम की शुरुआत अगर बढ़िया से हो तो समझ लो आधा काम तो उसी दिन हो गया। तो हम लोग को भी शुरुआत बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और खुद पर विश्वास रखते हुए, खुद पर ये विश्वास रखते हुए कि हमें नेक्स्ट ईयर खुद को एक आईआईटीज़ या टॉप मेडिकल कॉलेजेस में हमको जाना है। और इस चीज़ के लिए कितनी भी कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी, जो भी करना होगा, व्हाट इट विल टेक विल डू दिस। जो भी इसके लिए करना होगा हम लोग करेंगे, एक डिटर्मिनेशन के साथ और एक कह सकते हो एक एम सेट करके, एक गोल सेट करके हमें आज से अपने प्रिपरेशन में लग जाना है। अब तक क्या हुआ, कुछ सेटबैक्स मिले किसी भी तरीके के, उन सबको भूल जाओ, ठीक है। सेटबैक के बाद याद रखना हमेशा कम बैक का ऑप्शन रहता है। किसी भी तरीके का तुमको सेटबैक है, मार्क्स कम आए हैं, रिज़ल्ट सही नहीं आया है, या फिर इस बार एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्क्स नहीं आए, जो भी सेटबैक्स हमारे लिए हैं, उस सब को छोड़ करके वापस कम बैक करने का ऑप्शन हमेशा हमारे पास रहता है, ठीक है। तो इन सब बातों के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी पहली क्लास। और हम लोग आज शुरू करेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। तुमको जैसा मैंने कहा था कि हम लोग की क्लास ये जो होगी वो डिफरेंट इस सेंस में होगी क्योंकि हम लोग बहुत ही एकदम ज़ीरो से शुरुआत करेंगे। ऐसा नहीं कि पहली क्लास में आते ही साथ में इम्प्रेशन जमाने के लिए आईआईटी जेईई एडवांस का सवाल तुम्हारे पास ला के रखूँ और तुमको सब कुछ भी आता पता ना लगे, ऐसा नहीं करना है। हमें बहुत बेसिक से शुरुआत करनी है। तुमको इस चैनल पर यही सबसे चीज़ मिलेगी इम्पॉर्टेंट कि हम लोग बहुत बेसिक से ज़ीरो से शुरुआत करेंगे और फिर धीमे धीमे टॉप लेवल तक पहुंचेंगे। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, मेहनत करनी होगी और जो चीज़ें बताई जाएंगी उसको फॉलो करना होगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तुमको बता चुका हूँ मैं कि कैसे हमारी क्लास होगी, कैसे हमें आगे बढ़ना होगा। रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन हम लोग क्लास में धीमे धीमे, अभी तो शुरुआत है, पहली क्लास है, अभी आगे बहुत चीज़ें होंगी, बहुत सारी बातें करेंगे और कैसे हम लोगों को इस क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट लेना है ये भी हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले बिना देरी किए आज की हम लोग क्लास शुरू करते हैं और क्लास 11th का द वेरी फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। सबसे पहली बात कि देखो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से तुम चाहे आईआईटी जेईई में तुमको तुम्हारा इंटरेस्ट है या फिर तुम एक नीट के एस्पिरेंट हो, एकदम ये गांठ बांध के रख लो कि इस चैप्टर से तुम्हारे एग्जामिनेशन में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, एकदम कंफर्म है, ठीक है। काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स हैं इसमें, डायमेंशन है, यूनिट्स हैं, एरर भी इसमें पढ़ेंगे और इंस्ट्रूमेंट्स में वर्नियर कैलिपर्स के क्वेश्चंस आते हैं, स्क्रू गेज के क्वेश्चंस आते हैं। तो चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आसान भी है। लेकिन जैसे बताऊंगा वैसे फॉलो करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक से एंड फर्स्ट टॉपिक इज फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। फिज़िक्स में हम किन क्वांटिटी को फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर कहूँ तो मूल मात्रक या मूल राशियाँ, जिसको हिंदी में मैंने पहले कहा था कि हम लोग का जो मोड ऑफ टीचिंग है वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहेगा। थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना होगा और दोनों भाषाओं को हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ फिज़िक्स में क्या होती है, किन को हम बोलते हो भाई, मूल भौतिक राशि जिसको हिंदी में कहते हो। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है या बेस क्वांटिटीज़ क्या होती है। देखो, पहले एकदम छोटी छोटी बातें करते हैं,
ठीक है, बेसिक बहुत ज़ीरो से। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इनके डायमेंशन क्या होते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री क्या होता है, सब कुछ बात करते चलते हैं पहला क्लास से बहुत आराम से। ऐसा हम लोग कहते हैं फिज़िक्स में कि बहुत ढेर सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हम लोग को पढ़नी है, खूब ढेर सारा फिज़िकल क्वांटिटीज़ हम लोग को पढ़ना है। जिस फिज़िकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी दूसरे फिज़िकल क्वांटिटी की ज़रूरत न पड़े उसको हम कहते हैं फंडामेंटल। अब जैसे तुमको हम फंडामेंटल के अलावा दूसरी बात समझाते, जैसे फॉर एग्जांपल हमें स्पीड फाइंड करनी है, बात को समझना। जैसे फॉर एग्जांपल हमें बच्चों स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड को हम लोग डायरेक्ट मेज़र नहीं करते, ठीक है। स्पीड को तुम डायरेक्ट मेज़र कर ही नहीं सकते। स्पीड मेज़र करने के लिए तुमको दो चीज़ मेज़र करनी होती है, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस हम लोग मेज़र करेंगे, टाइम मेज़र करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, तब पता चलेगा भाई स्पीड कितनी है। तो स्पीड का जो वैल्यू है वो डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस नहीं पता होगा, डिस्टेंस को कवर करने का टाइम नहीं पता होगा, स्पीड कहाँ से निकालोगे। तो स्पीड को हम लोग फंडामेंटल नहीं बोलेंगे, ये दूसरे क्वांटिटीज से डिफाइंड होता है, दूसरी क्वांटिटीज से इसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन फंडामेंटल में ऐसा नहीं होता। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसको हम किसी के हेल्प से कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो अपने आप ही वेल डिफाइंड है। उनको डिफाइन करने के लिए किसी और फिज़िकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है। जैसे लेंथ हो गया, इस मार्कर की लेंथ क्या है, तो इस मार्कर की लेंथ को मेज़र करने के लिए सीधे लेंथ मेज़र करोगे, किसी और चीज़ के पास नहीं जाओगे। जैसे स्पीड मेज़र करने के लिए तुम सीधे स्पीड के पास नहीं जा सकते, तुम स्पीड को सीधे मेज़र कर ही नहीं सकते। डिस्टेंस मेज़र करना होगा, टाइम मेज़र करना होगा, तब स्पीड आएगी। लेकिन लेंथ, इसकी लेंथ नापने के लिए दुनिया में कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ लेंथ ही नाप लोगे। अब कमरे का टेम्परेचर क्या है, कमरे का ह्यूमिडिटी क्या है, कमरे का वॉल्यूम क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं है। इसका मास क्या है, इसका डेंसिटी का कोई फ़र्क नहीं है। लेंथ, सीधा लेंथ। इसको मेज़र करने के लिए, इसको जानने के लिए हमें किसी और क्वांटिटीज़ को क्यों जानना भाई, क्यों जानना। इसकी लेंथ को नापने की मशीन है मेरे पास, स्केल है, सीधे आओगे नाप लोगे, काम ख़त्म। तो अब लेंथ इज़ डिफाइंड बाय इट्स ओन, किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी सभी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फिज़िक्स में ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ को हिंदी में कहते हैं मूल भौतिक राशि। और कुल मिला जुला के ये 7 होते हैं, सबको पता होगा 7 होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे उनके नाम लिखूँ तो जैसे यहाँ फिज़िकल क्वांटिटी में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे मैं उनके यूनिट्स जो हमको बहुत ज़रूरत है जानना, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उनका डायमेंशनल सिंबल कि डायमेंशन में हम इनको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं बच्चों, वो टोटल फिज़िक्स में केवल 7 होती हैं, इतना हम सबको पता है। जैसे लेंथ, लेंथ को नापने के लिए तुम्हें दुनिया में और किसी चीज़ को नहीं नापना है, सीधा लेंथ को नापो, काम ख़त्म। उसकी मशीन हमारे पास मौजूद है जो सीधे लेंथ को नापती है। तो लेंथ इज़ फंडामेंटल। और लेंथ की ऐसा ही मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि हम लोग जो यूनिट्स लिख रहे हैं वो SI यूनिट्स लिख रहे हैं। तो लेंथ की SI यूनिट क्या होती है बच्चों, हम सब जानते हैं मीटर। इसका सिंबल क्या होता है, M, ठीक है। और इसका डायमेंशनल सिंबल क्या होता है बच्चों, L। L से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, डायमेंशन में इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। फिर होता है दूसरी फिजिकल क्वांटिटी होती है बच्चों मास, ठीक है। मास की SI यूनिट जैसा कि हम सब जानते हैं क्या होती है, किलोग्राम, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, kg। और डायमेंशन में इसका जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है बच्चों, M, ठीक। फिर आता है टाइम। बहुत देखो, मेरी बहुत आदत है कि मैं जब भी कुछ पढ़ा एकदम ज़ीरो से पढ़ूंगा,
तो ऐसा स्मार्ट नहीं बनना है, अरे मुझको तो ये सब आता है, ये है, चलो आगे चलते हैं, ऐसा नहीं है। ज़मीन पे एकदम पाँव रखना है, उड़ना नहीं है। जब वक्त आएगा तो उड़ेंगे। प्रिपरेशन करते वक्त अपने आप को हीरो नहीं समझना है, ये मान के चलना कि मुझको बहुत कुछ सीखना है अभी, ठीक है। ये एटीट्यूड रख के चलोगे, हमेशा औरों से आगे रहोगे। और ये मान के चलो कि नहीं है मुझको तो ये भी आता है वो भी आता है, चलो अब इसके आगे का देखते हैं, ठीक है। लेकिन हमेशा पीछे के चीज़ों पर हमेशा कंट्रोल रखते हुए, ऐसा नहीं कि आगे बढ़ने के चक्कर में पीछे का बिल्कुल साफ हो जाए, ठीक है। तो टाइम की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों? सेकंड, ठीक है। और इसके सिंबल हम क्या यूज़ करते हैं? एस। और इसका डायमेंशनल सिंबल क्या होता है बच्चों? टी, ठीक है। फिर चौथा होता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को भी मेज़र करने के लिए तुमको इस कमरे का टेम्परेचर मेज़र करना है, तो इस कमरे का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी को क्यों मेज़र करना? हम केवल टेम्परेचर मेज़र करके अपना काम हो सकता है। तो टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए केवल टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, और तुमको किसी और को नाप कर हमको मिलने नहीं वाला। टेम्परेचर को मेज़र करने की मशीन हमारे पास है, थर्मामीटर यूज़ कर सकते हो। तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों? केल्विन, ठीक है। और इसको हम लोग एब्रीविएट करते हैं कैपिटल के से, ठीक है। इसका सिंबल के होता है, कभी कभी थीटा भी यूज़ किया जाता था, मगर अब हम लोग के ही यूज़ करते हैं। नाउ लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट, हिंदी में क्या है तो विद्युत धारा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर, एब्रीविएटेड एज कैपिटल ए। और इसके लिए सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं ए, कभी कभी कैपिटल आई भी यूज़ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देन 3 2 5 ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसका पूरा प्रॉपर डेफिनेशन है। इसको डिफाइन करने के लिए दुनिया में किसी और फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन नहीं करना है, ये अपने आप में डिफाइंड है, ठीक है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट्स की वैल्यू होती है बेटा कैंडिला, और इसका सिंबल क्या होता है? CD। 7वां होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसकी यूनिट होती है मोल, सिंबल क्या होगा? मोल। अच्छा, इसकी डायमेंशनल सिंबल भी CD, और इसका डायमेंशनल सिंबल भी मोल ही होगा, ठीक है, अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो ये तुम्हारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी दुनिया में किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की रत्ती भर भी ज़रूरत नहीं है, 1% भी नहीं जानना है। इस दुनिया में लेंथ क्या है ये जानने के लिए तुमको कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं चाहिए, सीधा लेंथ डिफाइंड है। तो इनको बोलते हैं बच्चों फंडामेंटल। ये 7 हैं। इन 7 के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि तुम फिजिक्स में पढ़ोगे वो फंडामेंटल नहीं है। वो या तो इनके मल्टीप्लिकेशन या तो इनके डिवीज़न से बनी हुई क्वांटिटी है जिनको हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो जो फंडामेंटल के हेल्प से डिफाइन किया जाए, जिसको लेंथ, मास, टेम्परेचर से हम लोग डिफाइन करते हैं, वही तो हमारा क्या होता है? डिराइव्ड। हिंदी में कहते हो व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो ये 7 फंडामेंटल है। तुम्हारा मन हो, तुम्हारी इच्छा हो, इन 7 को लिख लो, 7 की यूनिट, 7 का डायमेंशनल सिंबल नोट कर लो। फिर हम चलते हैं थोड़ा सा डिराइव्ड और थोड़ा सा अच्छा। इनके अलावा एक मैं तुमको और बता दूं कि इन 7 के अलावा और जो डिराइव्ड पढ़ेंगे उसके अलावा एक और यूनिट होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ कहते हैं उसको।
हिंदी में कहते हो पूरक राशियाँ, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। केवल दो ही होता है, एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है बेटा सॉलिड एंगल, ठीक है, जिसको हिंदी में कहें तो कोण और घन कोण। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी, प्लेन एंगल क्या होता है, स्पेशली सॉलिड एंगल क्या होता है, ठीक है। तो इनकी यूनिट क्या होती है, प्लेन एंगल का बच्चों यूनिट क्या होता है, रेडियन, ठीक है, रेडियन पढ़ा भी होगा पहले। और सॉलिड एंगल यानी घन कोण का यूनिट होता है स्टेरेडियन, ठीक है, सिंबल SR, ठीक है। तो इन 7 के अलावा ये 2 क्वांटिटीज़ होती, इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, ठीक है। हिंदी में कहते हैं पूरक राशियाँ। प्लेन एंगल, जो एंगल नापते हैं हम लोग दो लाइन के बीच का, एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन। और सॉलिड एंगल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टेरेडियन। तो ये 2 को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। ये 7 तुम्हारे हो गए फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़। इनके अलावा जो भी हम लोग पढ़ेंगे सब के सब क्या होंगे, डिराइव्ड। और उन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ का बच्चों हम लोग को आज पढ़ना है डायमेंशन। तो एक एक डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन निकालेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। और हम लोग देखेंगे डायमेंशन को हम लोग कैसे यूज़ करके आगे बढ़ेंगे और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। मेनली क्या है, हमें तो बस एक ही चीज़ चेक करना है कि जो पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। डायमेंशन पढ़ रहे हैं, डायमेंशन से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। अल्टीमेटली तो करना यही है ना, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अल्टीमेटली जो उसका मेन पर्पस है क्या है कि सर गिवन टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे आएंगे और हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। बस इन्हीं 2 के बीच हमें अपना काम करना है। तो जल्दी कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे, डायमेंशन भी निकालेंगे जल्दी। अब चलते हो बच्चों, देखते हैं कि एक एक करके डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के डायमेंशन क्या क्या होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं। इनकेस मान लो अगर मैं फॉर्मूला भूल जाए एग्ज़ाम में, वैसे तो डायमेंशन फॉर्मूला याद नहीं किया जाता है, फॉर्मूले से निकालते हैं, मगर अगर याद ही हो जाए यूज़ करते करते कोई बुराई नहीं है। तो अगर हमें डायमेंशन फॉर्मूला किसी का चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। थोड़े फॉर्मूले अगर पता होंगे तो अच्छी बात होगी। और एक एक करके जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, हिंदी में व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ ऐसा कहते हो, ठीक है, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला शुरुआत करते हैं। यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, मगर डायमेंशन पहले पढ़ते हैं फिर तो क्वेश्चन करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जिसको हिंदी में कहते हो व्युत्पन्न राशियाँ। नाम से क्लियर है, डिराइव्ड, ठीक है, जिसे डेरिवेशन करते हो, किसी चीज़ का फॉर्मूला निकालते हो। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं बेटा जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के हेल्प से डिफाइन करते हैं। जैसे स्पीड हो गया, अब स्पीड मतलब क्या, डिस्टेंस और टाइम का रेशो। तो स्पीड इज़ डिराइव्ड। कहाँ से आया, डिस्टेंस कैलकुलेट किया, टाइम कैलकुलेट किया, दोनों को डिवाइड किया, स्पीड हाथ में आ गई। तो ऐसी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम लोग फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लाई या डिवाइड करके निकालते हैं, उनके हेल्प से डिफाइन करते हैं, वो सब की सब क्या है, डिराइव्ड। इनका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें बड़ा काम का होता है, एक एक करके निकालते हैं, बहुत बेसिक से एकदम शुरुआत करते हैं एकदम ज़ीरो से। तो चलो सबसे पहले मेरे पास अगर बात करोगे, सबसे पहले एरिया की बात करते हैं, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला बहुत होता है, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, बहुत होता है। कोई फॉर्मूला यूज़ कर लो। चलो रेक्टेंगल सबसे जाना पहचाना फॉर्मूला, आयत हिंदी में कहते हो। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, लेंथ इनटू ब्रेथ। देखो मैंने पहले ही कहा था, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है बहुत ज़ीरो से, तो मैं यही मान के चलूँगा कि मेरे साथ जो बैठा है उसको एरिया का डायमेंशन भी नहीं आता है। आता है अच्छी बात है, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन मैं यही मान के चलूँगा कि मेरे बच्चों को एरिया का डायमेंशन फ़िलहाल नहीं पता है, तो मैं उसको भी बताऊँगा, फिर आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो एरिया का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ भी L है, बी भी
कहने को तो ब्रेथ है मगर वो भी तो एक लंबाई है। तो डायमेंशन L इंटू L, डायमेंशन क्या होगा बच्चों एरिया का L स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं आगे चलूं और वॉल्यूम का डायमेंशन निकालने की कोशिश करूं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। वॉल्यूम के ढेरों से फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्यूब का फॉर्मूला, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम, सब का वॉल्यूम पढ़ते आए। कोई फॉर्मूला यूज़ कर लो तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो LBH, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। हाइट भी क्या है, हाइट भी तो लेंथ ही एक तरीके से। तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम क्या आ जाएगा बच्चों, L क्यूब, सिंपल सी बात है, ठीक है। थर्ड, फॉर एग्जाम्पल मुझको निकालना है डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, मास डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला जैसा कि हम सब जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चों m, वॉल्यूम का डायमेंशन L क्यूब, तो इसको अगर ऊपर ले गया तो क्या हो जाएगा mL टू दी पावर -3। ये हो गया डेंसिटी का डायमेंशन, ठीक है। सब याद नहीं करना है, हाँ अगर लिखते हुए याद हो जाए तो अच्छी बात है। तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या यूज़ करेंगे हम लोग, mL टू पावर -3, कहीं भी अगर आता है तो। फोर्थ इज सपोज दैट स्पीड या वेलोसिटी, हालांकि टेक्निकली दोनों डिफरेंट चीज़ है मगर डायमेंशन और यूनिट दोनों का सेम ही होता है। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, यही तो पढ़े। तो डिस्टेंस जो भी होगी तो भैया वो लेंथ में ही तो होगी और अपॉन टाइम, तो ये ऊपर निकल के आएगा तो कितना हो जाएगा LT टू दी पावर -1, हो गया डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। पांचवा, मान लो हमें फाइंड करना है बच्चों एक्सीलरेशन, हिंदी में कहते हो त्वरण, एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम या वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है, कि वेलोसिटी में चेंज कितना होता है और उस चेंज को होने में कितना वक्त लगा है। तो बेसिक सा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सब। तो अब यहाँ से एक्सेलेरेशन का डायमेंशन कैसे निकालें, तो एक्सेलेरेशन के लिए ऊपर क्या होगा वेलोसिटी का डायमेंशन है LT -1 और नीचे है बैठा हुआ टाइम, तो ये कितना हो जाएगा LT टू दी पावर -2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। चलो फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास आता है, ये सब ऐसे नहीं करना है, पूरा पेन कॉपी लेकर बैठो, पूरे डायमेंशन को साथ साथ कॉपी भी करना है। जब मैं पूरा लिख लूँ वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट के अंदर सारे डायमेंशन कॉपी भी लिखते चलो। ऐसे रखना नहीं है कि बस पढ़ा हुआ है वहाँ पे देख लिया, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है ताकि हमें अंत तक आते आते जो हमारे पास मटेरियल हो एकदम टॉप क्लास का, ठीक है। तो बढ़िया से कॉपी पे निकाल करके बढ़िया से एक फ्रेश कॉपी बना करके डिज़ाइन वगैरह दे करके फर्स्ट चैप्टर हेडिंग दे करके शुरुआत यहाँ से करनी है। तो फोर्स का डायमेंशन हमको निकालना है, तो फोर्स का डायमेंशन निकाले तो फोर्स का फॉर्मूला पता कर लो, F = m/a। मास का डायमेंशन हमेशा की तरह m और a का डायमेंशन तो हमेशा की तरह LT -2 ही होगा। तो यहाँ से अगर मैं फोर्स का डायमेंशन निकालना चाहूँ तो mLT टू दी पावर -2, बड़ा काम का डायमेंशन है। फोर्स का डायमेंशन एक ऐसा डायमेंशन है जो बहुत जगह फ्रिक्वेंटली हमको यूज़ करना होगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट चलते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्स के बाद हम लोग चलते हैं एनर्जी, या अच्छा ठीक है चलो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग पढ़े हैं, क्लास 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, 11th 12th में तो खैर पढ़े ही हैं। जो फॉर्मूला तुम्हारे मन में है तुमको उसको याद कर देना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला, और अगर मुझसे पूछोगे तो मुझको तो एनर्जी का जब भी नाम आता है एक ही फॉर्मूला मेरे दिमाग में आता है ना, मेरा पसंदीदा फॉर्मूला, बहुत पसंद है मुझको, E = mc², ठीक है। अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करूँ डायमेंशन निकालने के लिए तो मास इज़ m,
c इज़ वेलोसिटी होता है, सबको पता है, LT - 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या हो गया बालक, mL² T⁻⁻², ठीक है। अच्छा, एनर्जी का डायमेंशन जो है वही डायमेंशन वर्क का भी होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। टेक्निकली दोनों सेम ही चीज़ होती है, जो वर्क डन करोगे वही एनर्जी के बराबर होता है। तो ये हो गया mL² T⁻। ये जो डायमेंशन दो तुम देख रहे हो कि फोर्स स्टार लगा दे रहा हूँ और एनर्जी यहाँ भी स्टार, ये दो ऐसे डायमेंशन हैं जो हमको बहुत बार बीच बीच में हर जगह आते रहेंगे। तो इनके डायमेंशन को याद भी कर लोगे तो कोई बुराई नहीं है। 8 पर चलेंगे और अगर वर्क निकाल रहे हो तो पावर भी निकालना पड़ेगा, और पावर हम लोग पढ़े हैं, पावर मतलब शक्ति, रेट ऑफ डूइंग वर्क। जिस रेट से कोई मशीन, कोई व्यक्ति, मैं, तुम, दुनिया में कोई भी जिस रेट से वर्क डन करता है वो रेट उसका पावर होता है, ठीक है। तो वर्क डन या एनर्जी का डायमेंशन mL² T⁻² डिवाइडेड बाई टाइम इज़ T। तो T ऊपर निकल गया तो बच्चों पावर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, mL² T⁻⁻3। तो ये हो गया डायमेंशन तुम्हारा किसका, पावर का। तो ये कुछ बेसिक्स डायमेंशन है जिनसे हमको शुरुआत करनी है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो जल्दी काम करो, इस वीडियो को पॉज करो, अब भी तुरंत पॉज करो, डायमेंशन साइड नोट करो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, जल्दी। चलो अब आगे देखते हैं और कौन कौन सी क्वांटिटीज़ का हमको डायमेंशन निकालना है। तो 9th एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है लीनियर मोमेंटम, जिसको हिंदी में कहते हो बच्चों रेखीय संवेग, इसका हिंदी नाम है। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P = m/v। तो मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी का डायमेंशन L⁻⁻1, तो मोमेंटम का डायमेंशन mL⁻⁻1, ठीक है। फिर आगे चलते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल अगला जो है वो है प्रेशर। पहले कुछ जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं उनका डायमेंशन बातचीत कर लिया जाए। प्रेशर, अब प्रेशर का डायमेंशन निकालने के लिए प्रेशर के फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। प्रेशर का फॉर्मूला वही जाना पहचाना फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन mL⁻² पढ़ा हमने, नीचे आएगा बच्चों L² एरिया का डायमेंशन, ठीक है। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, L एक पावर कैंसिल होगा, ऊपर चला जाएगा, तो mL⁻⁻1 T⁻⁻², ये हो गया डायमेंशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट इज सपोज दैट फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन मान लो मुझको निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी इज़ हम सब जानते हैं टाइम पीरियड का रिवर्स होता है 1/t, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, T⁻⁻1, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कहीं भी आएगी डायमेंशन क्या रखना होगा, T⁻⁻1। देन आगे चलते हैं और 12th मान लो है सरफेस टेंशन। चलो सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकालते हैं, जिसको हिंदी में कहते हो बच्चों पृष्ठ तनाव, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, पढ़ा होगा सबने, ठीक है। लिक्विड के सरफेस पर जो यूनिट लेंथ होती है, इमेजिन लेंथ, उस पर जो फोर्स लगता है वो उस लिक्विड का सरफेस टेंशन होता है। तो फोर्स का डायमेंशन इज mL⁻⁻2 डिवाइडेड बाई लेंथ इज L। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या आ गया, m⁻⁻2, ठीक है। नाउ 13th है, मान लो एंगुलर मोमेंटम, जिसको हिंदी में कहते हो बच्चों कोणीय संवेग। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो उन सभी का हिंदी लिखते चलेंगे, ठीक है।
और मैंने सीखा है कॉपी पेन लेके बैठना है, वीडियो को पॉज बीच बीच में कर, जहाँ तुमको लगे कि यार ये चीज़ नोट करने वाली है उसको पॉज करके नोट कर लो, है ना। कॉपी पेन लेकर बैठना है, हर चीज़ को नोट्स बनाते हुए बढ़ना है। तो सरफेस टेंशन को हिंदी में कहते हैं बच्चों पृष्ठ तनाव, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं। एंगुलर मोमेंटम को हिंदी में कहते हो कोणीय संवेग, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं mv/r, ठीक है। m मास, v वेलोसिटी, r क्या होता है रेडियस, ठीक है। तो l या j से भी डिनोट करते हैं कभी कभी, तो मास इज m, v इज l⁻⁻1 एंड रेडियस इज मतलब लेंथ है और क्या है। तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी m l² t⁻⁻1 ml² t⁻⁻1। ये तुम्हारा हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग, ठीक है। चलो 14th अगर मैं आऊँ तो मान लो टॉर्क, हिंदी में क्या है तो बल आघूर्ण या मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स, बल आघूर्ण, इसका फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू r/d बोल रहा हूँ, r/f, ठीक है। r क्या होता है डिस्टेंस, f क्या होता है फोर्स। सारी बातें हम लोग करेंगे आगे, अभी डायमेंशन लेकर के काम चलाएंगे, ठीक है सर। तो टाउ का डायमेंशन रेडियस इज l, f का डायमेंशन ml/t-2, तो टाउ इज इक्वल टू क्या आएगा ml²t-2। अब ये देख रहे हो क्या आया है, अब ये ml²t-2 जो है वो बच्चों डायमेंशन ऑफ एनर्जी का भी तो होता है ना। तो ऐसी बहुत सारी तुमको फिजिकल क्वांटिटीज़ मिलेंगी जिनके डायमेंशन सेम होते हैं, जैसे टॉर्क और एनर्जी। हालांकि ये दोनों अलग अलग भौतिक राशियां हैं, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। एनर्जी डिफरेंट चीज़ है, टॉर्क डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं, दोनों के यूनिट भी अलग अलग होते हैं। टॉर्क का यूनिट क्या होता है हम सब जानते हैं, न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। और एनर्जी का यूनिट क्या होता है बच्चों, जूल। तो दोनों अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, दोनों के यूनिट मात्रक भी अलग अलग है, लेकिन दोनों के डायमेंशन सेम आते हैं। तो ये थोड़ा सा डायमेंशन का एक ड्रॉबैक होता है। सिर्फ यही नहीं, आगे बहुत सारी क्वांटिटीज़ हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ देखें ना एंगुलर मोमेंटम, अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग प्लैंक कांस्टेंट पढ़ेंगे, तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन इसके बराबर होता है। तो ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हम पाएंगे जो है तो अलग अलग, जिनके यूनिट भी अलग अलग हैं, लेकिन उनके डायमेंशन सेम है। तो डायमेंशन के ये कह सकते हो ड्रॉबैक में से एक होता है। अब क्यों ड्रॉबैक होता है भाई, अगर तुम डायमेंशन के हेल्प से किसी को अगर रिप्रेजेंट करने जाओगे तो डायमेंशन तो यूनिक होना चाहिए, जस्ट लाइक आधार नंबर। क्या आधार नंबर दो लोग का सेम कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, होगा तो भाई गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो आधार नंबर के बेस पर हम लोग पहचान क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो यूनिक होता है, उसका पूरा नंबर नाम ही है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो अगर यूनिक नहीं होगा तो पहचान कैसे होगा? तो चूंकि डायमेंशन यूनिक नहीं है, अगर तुमसे कोई पूछे क्या डायमेंशन फॉर्मूला यूनिक होता है क्या, कहोगे बिल्कुल नहीं। ऐसी बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जिनके डायमेंशन सेम होते हैं। तो अगर डायमेंशन से इनको रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ाएगा, ठीक है। तो ये डायमेंशन के कुछ दोष या ड्रॉबैक, कमी, लिमिटेशन, सीमाएं जो कह सकते हो, उनमें से एक होता है। अब आगे बहुत पढ़ेंगे डायमेंशन जिनके सेम होते हैं, अलग तुमको बताऊंगा मैं अलग लेक्चर में कि सेम डायमेंशन वाले कौन कौन से आते हैं। तो एनर्जी और टॉर्क का सेम होता है, ठीक है। डायमेंशन वो दोनों सेम नहीं है, सिर्फ डायमेंशन सेम है, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज। बहुत ढेर सारे हैं भाई, सबको अच्छे से लिखना पड़ना है, ठीक है। जल्दी क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, फटाफट नोट करना है, फिर आगे चलना है। आज पढ़ना है, आज ही लेक्चर को अच्छे से फिनिश ऑफ करना है, छोड़ना नहीं है, जल्दी करो। कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनको भी देख लिया जाए। बहुत ढेर सारे हैं भाई, घबराना नहीं है।
आराम से धीमे धीमे समझते हुए चलना है, परेशान होने की बात नहीं है। अगली क्वांटिटी अगर मैं तुमको बताऊं तो ये है इम्पल्स, जिसको हिंदी में कहते हो बच्चों आवेग, इम्पल्स। ठीक है, बड़ा मस्त चीज़ है, इसका तुमको जब बताऊंगा पढ़ाऊंगा तो एकदम दिमाग एकदम तुम्हारा घूम जाएगा। इम्पल्स का कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है, मैकेनिक्स में क्या गजब का ऐसा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फिलहाल अभी फॉर्मूले की बात केवल करते हैं। तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। किसी बॉडी पर तुम फोर्स लगाते हो और कितने देर तक लगाते हो, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वही तुम्हारा इम्पल्स होता है, हिंदी में आवेग कहते हैं। तो इम्पल्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन ml स्क्वायर टी माइनस ml स्क्वायर बोल रहा हूँ, ml t माइनस 2, और ये क्या होता है बच्चों t। ठीक है, तो इम्पल्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा ml t टू द पावर -1। ठीक है, और अगर ध्यान से अगर देखना तो ये जो डायमेंशन है ये लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन भी होता है, यानी कि रेखीय संवेग का डायमेंशन भी यही होता है। यानी कि मोमेंटम में जो चेंज होता है इम्पल्स के बराबर होता है बाय डेफिनेशन। तो याद रखना कि इम्पल्स और लीनियर मोमेंटम, आवेग और रेखीय संवेग की विमा बराबर होती है, सेम होती है। चलो आगे चलेंगे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हिंदी में कहते हो जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन मैकेनिक्स का। इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत मस्त है, ये पढ़ाऊंगा तब देखना, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, रोटेशन मैकेनिक्स में क्या गजब का कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि हिंदी में कहते हो जड़त्व आघूर्ण। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला जो हम लोग यूज़ करते हैं बालक, वो होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो मास इज m, डिस्टेंस का स्क्वायर l स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे तो हमको देखना होगा बच्चों स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस जिसको हिंदी में कहते हो प्रतिबल। ठीक है, तो स्ट्रेस का डायमेंशन निकालने के लिए स्ट्रेस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, F/A। ठीक है, वही फॉर्मूला जो प्रेशर का होता है वही स्ट्रेस का भी, हालांकि दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो फोर्स का डायमेंशन ml t माइनस 2, और एरिया क्या होता है बच्चों l स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से स्ट्रेस का डायमेंशन निकालूँ तो स्ट्रेस का डायमेंशन कितना आएगा m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2। ठीक है, और अगर ध्यान से देखो तो यही डायमेंशन किसका हम लोग पढ़े हैं कुछ देर पहले, प्रेशर का भी पढ़े हैं, दाब का ही पढ़े हैं। तो फिर देखो मिल गया कि स्ट्रेस और प्रेशर दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ है। जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा फ़र्क क्या है दोनों में, लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों की यूनिट्स भी सेम है, दोनों का डायमेंशन भी सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं। अगर भौतिक राशियों की बात करोगे तो दोनों का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जो सेम है मैं लिख दे रहा हूँ। अभी तक क्या देखा, एनर्जी और टॉर्क का सेम था, इम्पल्स और मोमेंटम का सेम है, स्ट्रेस और प्रेशर का भी सेम हो गया। ठीक है, स्ट्रेन लिख लो, हालांकि स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस होता है मगर जो है वो डायमेंशन से पता होना चाहिए। स्ट्रेन क्या होता है, दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशो हो जाता है, चेंज अपॉन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। तो स्ट्रेन एक रेशो होता है सेम फिजिकल क्वांटिटी का, समान भौतिक राशियों का अनुपात है। तो इसलिए स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस। अच्छा, डायमेंशनलेस को लिखने का तरीका भी होता है, m के पावर 0 लगा दो, l के पावर 0 लगा दो, t के पावर भी 0 लगा दो, एक तरीका लिखने का। ठीक है, तो अगर किसी चीज़ का कोई डायमेंशन नहीं है तो लिखने का तरीका क्या होता है, m0, l0, t0, और कुछ भी नहीं है। ये अगर सिर्फ डायमेंशंस बोल भी दिया तो काम हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, या अगर यंग्स मॉडुलस आए, यंग्स
मॉड्यूलस अगर आए तो भी, या अगर बल्क मॉड्यूलस आए तो भी, या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी आए तो भी, इन तीनों का डायमेंशन, सभी का डायमेंशन सेम होता है। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हिंदी में कहते हो प्रत्यास्था गुणांक, यंग्स प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक। ठीक है। चैप्टर पढ़ेंगे इलास्टिसिटी तो वहाँ पर डिस्कस इस सब चीज़ हम लोग करेंगे। तो अब इसके डायमेंशन क्या होंगे, कोफिशिएंट ऑफ सोसाइटी का डायमेंशन, यंग्स पॉइंट, इन सब का डायमेंशन सेम होता है, क्योंकि एक्चुअली में ये सारे के सारे लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो होते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन का ये लोग क्या होते हैं बच्चों, रेशियो होते हैं। तो सबका डायमेंशन सेम है, सब याद रखना है। ठीक है। तो स्ट्रेस का डायमेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी निकाला ml-1 t-2 ml-1 t-2 डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। स्ट्रेन का डायमेंशन तो कुछ होता ही नहीं है, स्ट्रेन डायमेंशनलेस, तो m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर भी 0, तो इसका डायमेंशन भी क्या आएगा, तो ml-1 t-2 वही होगा जो स्ट्रेस का होगा और जो प्रेशर का होगा। ठीक है। क्योंकि स्ट्रेन का डायमेंशन होता नहीं है। तो ये सब चीज़ें याद रखोगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। सिर्फ डायमेंशन लिख के याद नहीं करना है, समझना अभी ये किनका सेम है और क्यों सेम है। ठीक है। तो आराम से सारी चीज़ों को कॉपी कर लो, अभी और डायमेंशन भी लिखना है जल्दी। अगला डायमेंशन होगा 20th नंबर पे, बहुत सा डायमेंशन है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है। फॉर्मूला इसके लिए बहुत जाना पहचाना फॉर्मूला है, G(m1m2/r²। मान लो मुझको G का डायमेंशन निकालना है, नहीं पता, काम पड़ गया उसका, तो यहाँ से अगर मैं G को निकालूँ तो G इज़ इक्वल टू क्या होगा, Fr²/m1m2। तो डायमेंशन ऑफ G इज़ इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन mL(T⁻²), लेंथ का डायमेंशन L², और मास इंटू मास क्या हो जाएगा, मास स्क्वायर। ठीक है। तो अगर G का मैं डायमेंशन यहाँ से निकालूँ तो m⁻⁻1 L³ T⁻²। ठीक है। यही है जो हम लोग पढ़ रहे थे। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हो, ये सब फंडामेंटल है और ये है तुम्हारा ड्राइव्ड, और ये हैं इनके डायमेंशंस। ठीक है। यही तो पढ़े हम लोग कि फंडामेंटल के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, उनके डायमेंशनल सिंबल के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, इन्हीं को हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। आगे हम लोग चलेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हिंदी में कहते हो। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो होता है फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल फील्ड में यूनिट मास पर जो फोर्स लगता है वो तुम्हारा होता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। लुक वाइज ये एक्सेशन लग रहा है ना, फोर्स अपॉन मास एक्सेशन, मगर है नहीं, दोनों का डायमेंशन सेम है, मगर दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ में गिरी जाती हैं। तो इसका निकालोगे तो क्या आएगा, L(T⁻2) डायमेंशन आएगा, एंड दिस इज सेम एज एक्सेलरेशन, त्वरण के जैसा आएगा। तो ये भी तुमको मिल गया। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन का डायमेंशन सेम होता है, मगर हैं दोनों अलग अलग। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर किलोग्राम। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इसका कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है और ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो डायमेंशन दोनों का सेम है, मगर दोनों अलग अलग भौतिक राशियाँ मानी जाती हैं। आगे चलोगे तो 22 नंबर पे हमको मिलेगा
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गुरुत्वीय विभव। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो वर्क डन पर यूनिट मास होता है। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट मास क्या है, कैसे है, जब पढ़ेंगे समझेंगे, मगर फॉर्मूला यूज़ करके डायमेंशन तो निकालना पड़ेगा। तो वर्क डन का डायमेंशन ml² T-2 डिवाइडेड बाई मास का तो m ही हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशन क्या आएगा, L² T⁻²। ठीक है, फाइन। 23 मान लो हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन पूछा गया है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में इसको कहते हो शांता गुणांक, हिंदी में कहते हो शांता गुणांक। बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है ये भी। फिलहाल फोर्स फॉर्मूला लिख करके डायमेंशन निकालते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। तो ईटा इज विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, F/6 पाई आर वी के बराबर होगा। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन तो mL/T⁻², और नीचे 6 पाई कांस्टेंट है, R इज लेंथ, V इज L/T⁻⁻1। तो L से L कैंसिल एंड डायमेंशन ऑफ ईटा क्या आएगा, m, L ऊपर गया तो -1 और T⁻⁻1। ये हो गया डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी से एक बात याद आई कि एक वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर हमें पूछा, इसको हिंदी में कहते हो बच्चों वेग प्रवणता। अब ग्रेडियंट वर्ड अगर कहीं लिख करके आता है ग्रेडियंट, तो समझ जाना लेंथ से डिवाइड करना है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस। ग्रेडियंट का वर्ड जहाँ भी है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, सबका डायमेंशन क्या होगा, डेल्टा डिवाइड बाई लेंथ कर देना है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1, डेल्टा z लेंथ है। ठीक है, कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा T-1, और T-1 किसका होता है, ज़रा मुझको बताना कि वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन T-1 किसका होता है। फ्रीक्वेंसी का पढ़ा भी कुछ देर पहले। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट और फ्रीक्वेंसी इन दोनों का डायमेंशन क्या हो बेटा, सेम हुआ। ठीक है, इस सेम एज फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसी क्रम में अगर मैं तुमको एक और बता दूं, टेम्परेचर ग्रेडियंट मान लो अगर आ ही गया कहीं पर, इसका यूज़ ही हो गया तो हम लोग फंस ना पाए। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा टेम्परेचर मतलब K अपॉन लेंथ, दैट इज़ L। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो K L⁻⁻1। ठीक है, तो ये कुछ और डायमेंशन है, इन्हें भी कॉपी कर लो, पॉज करके अच्छे से नोट करते चलो, फिर आगे चलते हैं। कुछ और डायमेंशन है, फटाफट लिखेंगे जल्दी। नाउ अगला डायमेंशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स नियतांक। फॉर्मूला इसका जो हम लोग यूज़ करते हैं E = h/ν, है ना। h प्लैंक कांस्टेंट, E एनर्जी और न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। तो यहाँ से अगर प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन अगर मैं निकालूँ तो एनर्जी इज़ mL² T-2 एंड फ्रीक्वेंसी इज़ T⁻⁻1। तो h का डायमेंशन क्या आएगा,
L² T⁻⁻1, ठीक है। और अगर तुम इसको ध्यान से देखना, ml² T-1 प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग के डायमेंशन के जैसा होता है। तो कभी कभी ये सब जाना इससे ज़रूरी, कभी एग्जाम में आता है कि ऑप्शन देखा था कि इनमें से कौन से पेयर के डायमेंशन सेम है या कौन से पेयर के डायमेंशन सेम नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अगर नहीं पता तो फिर निकालना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। और अगर पहले से हमको पता है कि किन के डायमेंशन सेम होते हैं, पढ़ रखा है, तो फिर शायद सेकंड्स में हमारे क्वेश्चन आ जाए। तो इसी को बोलते हैं एग्ज़ाम रेडी। पढ़ना ठीक है, मगर तुम एग्ज़ाम रेडी हो कि नहीं हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये डायमेंशन सेम हो गए, प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम, याद रखना डायमेंशन सेम है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो मान लो हमको गैस कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। चलो, गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी इससे कहते हो, गैस कांस्टेंट या गैस नियतांक। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, PV = nRT, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं हम लोग, या PV = RT यूज़ करो, 1 मोल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो R = डायमेंशन अगर मैं निकालूं तो PV/T, ठीक है। और प्रेशर और वॉल्यूम जहाँ भी आ जाए समझना कि वो एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। वरना अलग अलग चेक भी कर सकते हो। तो इट विल बी ml² T-2 और डिवाइडेड बाई T, यहाँ T टेम्परेचर है, देखना ये T टाइम वाला है और ये T कन्फ्यूज़न नहीं, टेम्परेचर केल्विन, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट क्या मिल गया, ml² T-2 K⁻⁻1 डायमेंशन ऑफ गैस कांस्टेंट। नेक्स्ट डायमेंशन इज, चलो एक और कांस्टेंट की बात करते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन जो होता है वो भी तुम्हारा ऐसा ही होता है, = 3/2 kT, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर पे B लगा दूँ, समझना कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन मैं निकालना चाहूँ तो वो भी क्या आएगा बच्चा, E/T आएगा, जहाँ T क्या है, टेम्परेचर। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या हो गया, ml² T-2 एंड डिवाइडेड बाई K, ठीक है। तो K भी = कितना आ गया, ml² T-2 K-1, देख लो सेम आ रहा है, एज = R, गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन सेम होता है, इस बात को देखना, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा 28। नाउ 29th इज सपोज स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन्स कांस्टेंट का डायमेंशन मुझको निकालना। अब स्टीफन्स कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम E/σ T⁴, ठीक है। जहाँ सिग्मा क्या होता है तुम्हारा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सॉरी स्टीफन्स कांस्टेंट। तो डायमेंशन कैसे निकाला जाए, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी इज ml² T-2 डिवाइडेड बाई टाइम इज T, ठीक है। E कांस्टेंट है, छोड़ दिया, एरिया इज L², सिग्मा फाइंड करना है, T इज टेम्परेचर K⁴, ठीक है। तो यहाँ से L² कैंसिल, T निकल जाएगा ऊपर और K नीचे से ऊपर। तो सिग्मा का डायमेंशन क्या आएगा, m T⁻³ एंड K⁻⁻4। तो ये हो गया तुम्हारा बच्चों किसका डायमेंशन, सिग्मा यानी कि स्टीफन्स कांस्टेंट, ठीक है। नाउ 30th पे एक और कांस्टेंट की बात कर लेते हैं, वीन्स कांस्टेंट। वीन नियतांक का डायमेंशन क्या होता है, तो वीन नियतांक, वीन कांस्टेंट जो होता है बच्चों, λ/T के बराबर होता है, जहाँ लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, और T क्या होता है तुम्हारा टेम्परेचर। तो B की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लेंथ
इंटू के। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा वीज कांस्टेंट का डायमेंशन। तो ये कुछ कांस्टेंट्स हैं जिसका डायमेंशन बहुत ज़रूरी है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इनके काम आएंगे। तो फटाफट पॉज करके एक सारे को कॉपी में नोट करना है तुरंत, अभी तुरंत, चलो जल्दी। चलो कुछ और डायमेंशन देखते हैं, जैसे एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मतलब ऊर्जा घनत्व। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो एनर्जी का डायमेंशन mL² T-2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इज लेंथ का क्यूब। तो क्या आ जाएगा ये mL-1 T-2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट इज अच्छी चीज़ आई है, इंटेंसिटी ऑफ वेव, एक तरंग की तीव्रता का डायमेंशन। थोड़ा सा यूनिक चीज़ है मगर जानना चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ वेव, तरंग की तीव्रता। तो तरंग की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है कि एनर्जी पर यूनिट टाइम अपॉन पर यूनिट एरिया कितना होता है। किसी सरफेस पर एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितनी पड़ती है, वही तुम्हारा क्या होता है, उसका इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी ये तो हो गया तुम्हारा mL² T-2 और ये तुम्हारा क्या हो गया टाइम t, और एरिया ऊपर जाएगा तो 1 बाई एरिया हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा L²। ये पलटेगा ना, तो 1 अपॉन एरिया से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा L² कैंसल्ड आउट, और तुम्हारा क्या हो जाएगा ये mT⁻⁻3। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। इसको हम लोग, इसकी यूनिट जो है वॉट पर मीटर स्क्वायर भी होती है, तो वहाँ से नहीं कर सकते हो। वॉट मतलब पावर का डायमेंशन जो पढ़े हम लोग अपॉन L²। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा mT⁻⁻3। एक और अच्छा सा है, और वो है रेडिएशन प्रेशर। अब रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, जो रेडिएशन चलती है उसका प्रेशर हम कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग जो यूज़ करते हैं वो होता है उस वेव की इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या निकाला mT⁻⁻3, और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है L⁻⁻1। तो अगर यहाँ से डायमेंशन मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगा ये mL⁻⁻1 और T⁻⁻2। ठीक है, mL-1 T⁻⁻2 रेडिएशन प्रेशर, ये वही है जो प्रेशर का डायमेंशन होता है, एक्चुअली वही है ये। ठीक है, नाउ 32 इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हिंदी में कहते हो बच्चों विशिष्ट ऊष्मा। तो स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा का डायमेंशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो होता है mS∆T। ठीक है, तो ये है एनर्जी mL² T-2, m इज़ मास, s निकालना है, और डेल्टा T इज़ टेम्परेचर। तो यहाँ से अगर हम लोग डायमेंशन निकालें तो s का डायमेंशन क्या आएगा, मास कैंसल्ड आउट, L² T-2 K⁻⁻1। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन। फाइन, नेक्स्ट इज चलो लेटेंट हीट का फाइंड कर लेते हैं। लेटेंट हीट भी क्यों पीछे रहे भाई। लेटेंट हीट के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो होता है बच्चों एनर्जी अपॉन मास, Q इज इक्वल टू ml होता है, इज इक्वल टू Q बाई m। तो एनर्जी अपॉन मास इज mL² T-2 करा, डिवाइड बाई m कर दिया,
तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। और जरा मुझको बताना कि आज जो पढ़े हैं उसमें से और किसका डायमेंशन एल स्क्वायर टी माइनस टू आ रहा था। अभी चेक करके मुझको बताना कि लेटेंट हीट का जो डायमेंशन है ये और किस दूसरी क्वांटिटी का डायमेंशन है जो आज ही हमने पढ़ा है। ज़रा मुझको बताना और कमेंट बॉक्स में इसको सब लोग मेंशन करना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ कि हाँ ये डायमेंशन किस और कभी पढ़े, आज ही पढ़े हैं। 34 इज कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता गुणांक हिंदी में कहते हो। तो कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा बाई एन। ठीक है, यही के तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी होता है। तो डेल्टा क्यू मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, डेल्टा टी इज टाइम, के फाइंड करना है, ये हो गया एल स्क्वायर, ये हो गया टेम्परेचर के, और नीचे क्या हो गया लेंथ इज एल। एल स्क्वायर कैंसल्ड आउट, तो यहाँ से मैं के का डायमेंशन अगर निकालूँ तो एम और एल यहाँ निकल जाएगा एल, और टी टू द पावर -3, के नीचे आके फिर ऊपर चला जाएगा तो के टू द पावर -1, एम एल टी -3 के टू द पावर -1। ठीक है, एक और वेव नंबर जिसको हिंदी में कहते हो तरंग संख्या। वेव नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों 2 पाई बाई लैम्डा, जहाँ लैम्डा क्या होता है वेवलेंथ क्या होता है एल गया ऊपर, तो वेव नंबर का डायमेंशन क्या आएगा एल टू डी पावर -1। ठीक है, जल्दी वीडियो पॉज करो, सारा कुछ कॉपी पे अभी तुरंत नोट करना है जल्दी। तो ये हम लोग आज फर्स्ट क्लास यहाँ बच्चों स्टॉप करेंगे। आज हमने क्या किया, आज हमने क्लास 11th में जितनी भी चीज़ें हम लोग को डायमेंशन में पढ़नी, मतलब क्लास 11th में जो जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारी थी उन सब के डायमेंशन मैंने तुमको ही बता दिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लास 12th में जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़नी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, परमिटिविटी, परमिबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ढेर सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में, इसके सेकंड लेक्चर में हम लोग जो कल ही होगा इनफैक्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे और क्लास 12th में जो फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़नी है उनके डायमेंशन क्या है। जैसा मैंने कहा था कॉपी पेन साथ लेके बैठना है, वीडियो को बीच बीच में पॉज कर करके नोट डाउन करते चलना है ताकि पूरा प्रॉपर नोट्स हमारा प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, कोशिश करना फॉर्मूले याद हो जाए तो डायमेंशन निकालना आसान होगा। ठीक है, मिलते हैं इस क्लास में, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।